नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की आज हम लिखित टाइप की क्लास करा रहे हैं एमजीक्यूवीपी के लिए। कल आपका एमजीक्यूवीपी का पेपर लगा हुआ 19 मई को, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने वन शॉट की क्लास एक करा रखी है जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से लिखित टाइप की, तो उस भी आपको पेपर को आपको देख के जाना है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। जो लिखित की क्लास है उसको भी आपको देख के जाना है। यही दो क्लासें आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। ये जो क्लास आज हम करा रहे हैं, इससे आपका जो है 80 से 85% पेपर आपका इसी क्लास से ही आपका कवर हो जाएगा। यदि आप उसी को भी देख लोगे जो दूसरी हमारी क्लास है, तो आपका पूरा का पूरा पेपर इन्हीं दोनों क्लास से आपका बन के आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पेपर बच्चों आपका लिखित टाइप की क्लास के लिए है। अभी जो कि रज्जू भैया का भी पेपर नहीं हुआ, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये पॉलिटिकल साइंस का है क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको वेस्ट एंड पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना है। जो पश्चिमी देशों के जो विचारक हैं, उन्हीं के आपको विचार आपको इसमें पढ़ना है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पेपर आपका बच्चों एमजीक्यूवीपी का इसी प्रकार का आएगा। सेक्शन में टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है और दी रिपब्लिका किसने बच्चों लिखा, आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद है कि हब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है, आपको बताना है। फिर के अधिकारों पर लास्की के विचार क्या हैं, ये आपको बताना है। सामाजिक न्याय क्या है, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, इसको समझ लीजिए। प्लेटो जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, इन्होंने बच्चों अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत, इनकी एक पुस्तक है द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनका यह बच्चों सिद्धांत न्यायपूर्ण सुसंगठित समाज की कल्पना करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने उचित स्थान पर हो और समाज के समग्र कल्याण के लिए जो है कार्य करे, इसी पर केंद्रित है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार बच्चों आदर्श राज्य 3 मुख्य वर्गों में विभाजित होता है, जिसमें शासन वर्ग, रक्षक वर्ग जो कि योद्धा होते हैं, फिर उत्पादक वर्ग जिसमें किसान, कारीगर, व्यापारी। तो शासक वर्ग वे दार्शनिक होते हैं। ठीक है। शासक वर्ग कौन होते हैं बच्चों? वे दार्शनिक होते हैं जो ज्ञान और जो है न्याय के प्रति जो है समर्पित होते हैं और जो है राज्य का नेतृत्व करते हैं। जबकि रक्षक वर्ग क्या होते हैं? ये बच्चों राज्य की जो सुरक्षा होती है और जो कानून व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने का कार्य करते हैं। जबकि उत्पादन जो वर्ग होता है, ठीक है, उत्पादन वर्ग जो है समाज की जो आर्थिक आवश्यकता होती है, जैसे कि जो कि खाने पीने की, उसका उत्पादन करते हैं या फिर आवश्यकताओं को जो है पूरा करता है। तो प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका में पूर्ण जो है निष्ठा से अपना कार्य करना चाहिए। मतलब ये तीनों जो वर्ग हैं, इन सभी को जो है अपनी निष्ठा से पूरी जो है कार्य करना चाहिए और किसी भी वर्ग को अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अन्य वर्गों के कार्यों में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब जो है इन्होंने प्लेटो ने कहा है, ये जो 3 वर्ग हैं न्याय सिद्धांत में, इन तीनों वर्गों को जो है निष्पक्षता के साथ अपनी जो है कह सकते हो पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए और एक वर्ग दूसरे वर्ग को जो है कोई भी नुकसान न पहुंचाए, उन पर जो है हस्तक्षेप न करे, और जिससे जो है समाज में समन्वय और जो है न्याय स्थापित होता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया, ये भी कहा कि शिक्षा और जो प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वर्ग में जो है रखा जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने सर्वोत्तम योग जिससे जो है प्रत्येक जो व्यक्ति है अपना जो कि सर्वोत्तम योगदान जो है दे सके अपने वर्ग में। अब यहाँ से बच्चों द रिपब्लिक जो पुस्तक है, देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि है। देखो दी रिपब्लिक जो पुस्तक होती है, ये बच्चों जो कि जो लिखी गई है पुस्तक, ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये जो दी रिपब्लिक है, जिसमें आपका डी पूछ लेगा, डी ई, ये बच्चों जो पुस्तक है दी रिपब्लिक, ये बच्चों सिसरो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है थोड़ा सा बिंदु आपको याद रखना है। जबकि यह द रिपब्लिक जो पुस्तक बच्चों प्लेटो की, ये आदर्श राज, न्याय सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, ये सभी इस पर जो कि इन्होंने सिद्धांत अपने बताए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि थॉमस हब के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है, उसको भी समझ लीजिए। तो थॉमस हब्स के अनुसार बच्चों प्राकृतिक अवस्था जो कि राजसत्ता, कानून, समाज के जो है पूर्व की एक अराजक और जो है काल्पनिक स्थिति है। यहाँ कोई जो है न्याय अन्याय जो है संपत्ति का अधिकार नहीं था। केवल जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम जो है यहाँ पर लागू होता है और हर व्यक्ति अपनी जो है आत्मरक्षा के लिए जो है संघर्ष करता है। मतलब जो है ये जो सिद्धांत बच्चों इन्होंने जो बताया है, जो प्राकृतिक अवस्था जिन्होंने बताई है, इनका मानना है कि राज्य सत्ता, कानून और समाज के पूर्व की एक अराजक, एक काल्पनिक स्थिति है। किसको इन्होंने माना है? प्राकृतिक अवस्था को। और यहाँ बच्चों जो है कोई भी न्याय अन्याय या भी जो है संपत्ति का अधिकार नहीं था। केवल जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस का यहाँ पर जो है नियम लागू होता है और हर व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए
हमेशा जो है संघर्ष करता था। तो हॉब्स के जो प्राकृतिक अवस्था है, इसके हम विशेषताओं की बात करें तो सभी के जो है विरुद्ध सभी का युद्ध, तो किसी समान शक्ति या जो है नियंत्रण के अभाव में प्रत्येक मनुष्य दूसरे का शत्रु था और सभी लोग जो निरंतर संघर्ष हिंसा की स्थिति में जो रहते थे। दूसरी इसकी विशेषता है स्वार्थ और जो है भय का बोलबाला। तो मनुष्य बच्चों मूल रूप से अपनी इच्छाओं आत्मरक्षा से प्रेरित था और इस कारण से हर किसी को हमेशा हिंसक मृत्यु का जो भय बना रहता था। उसके बाद है जीवन का दायित्व स्तर। तो हॉब्स के इनका जो प्रसिद्ध एक कथन है कि इनका जो प्रसिद्ध जो कथन है, ठीक है, इस अवस्था में मानव जीवन अकेला, अभावग्रस्त, घिनौना, क्रूर, अल्पकालिक होता है। ठीक है, इनका मानना है। अब यहाँ से बच्चों अधिकारों पर लास्की जी के क्या विचार है इनको समझ लीजिए। तो प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हेरोल्ड लास्की के अनुसार अधिकार बच्चों सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब जो है इन्होंने कहा है कि बच्चों अधिकार जो कि सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं, मूलभूत इकाई हैं और बिना जो है इनके व्यक्ति अपना जो है व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है अधिकारों के बिना। लास्की की बच्चों एक पुस्तक है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1925 में आई थी। इसमें बच्चों उन्होंने अधिकारों के कल्याणकारी सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन जो कि बनाता है। अब यहाँ से बच्चों लास्की के अधिकार सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो अधिकार सिद्धांत को बच्चों देख लीजिए, वैसे तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और भी इसके बारे में देख लीजिए, लव में क्वेश्चन बन सकता है। तो उन्होंने बच्चों जो है जो सिद्धांत है इसके संबंध में कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जैसे कि समाज में अधिकारों की उत्पत्ति। तो लास्की के अनुसार बच्चों अधिकार समाज के द्वारा दिए जाते हैं, यह प्राकृतिक नहीं है और व्यक्ति के आधार पर समाज की मान्यता पर ही निर्भर करते हैं। फिर एक अधिकारों का सामाजिक स्वरूप। तो अधिकार बच्चों केवल समाज में ही अस्तित्व में रहते हैं और समाज के बिना अधिकारों की कोई भी कल्पना जो है नहीं की जा सकती है। अगले इन्होंने इसका जो बिंदु बताया है अधिकारों की जो है गतिशीलता। तो अधिकार बच्चों स्थायी नहीं होते हैं, ये बच्चों समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार जो बदलते रहते हैं, ऐसा उन्होंने लास्की ने कहा। फिर एक कर्तव्य में से जो है संबंध। तो अधिकार और जो कर्तव्य बच्चों एक दूसरे के पूरक हैं और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना आवश्यक है। अब यहाँ से बच्चों सामाजिक न्याय क्या है इसकी परिभाषा को भी समझ लीजिए। सामाजिक न्याय बच्चों इसका अर्थ होता ऐसे जो है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, रंग, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। ठीक है, सभी को समान अधिकार मिले, समाज को जो है समान न्याय मिले, इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। इसका बच्चों मुख्य उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्ग के नागरिक को समान अधिकार मिले, अवसर मिले, सम्मान मिले और संसाधनों का जो है न्याय संगत जो कि वितरण सुनिश्चित करे या फिर सुनिश्चित हो, सभी को समान जो कि अधिकार मिले और जो संसाधन है समान रूप से सभी में वितरण हो, तो इसी को हम सामाजिक न्याय कहेंगे। तो हम सरल शब्दों में हम कहें बच्चों तो सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना ही क्या है सामाजिक न्याय है। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका बी आ चुका है, इसमें 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि प्लेटो के न्याय के जो सिद्धांत है इनके आपको विचार प्रस्तुत करना है इन पर। फिर है कि 2 तलवारों का सिद्धांत क्या है, पुनर्जागरण से क्या समझते हैं इसके कारणों की विवेचना करना है, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आपको व्याख्या भी करना है। तो प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा को समझ लीजिए, इनका जो न्याय सिद्धांत है। तो प्लेटो बच्चों प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने बच्चों न्याय की अवधारणा पर गहन विचार किया। उनका जो न्याय संबंधी जो विचारधारा है, ठीक है, जो संवाद इनका जो ये सिद्धांत है, इनकी जो पुस्तक है प्रसिद्ध द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने जो इसको प्रस्तुत किया है। तो न्याय सबसे पहले इसकी परिभाषा उन्होंने बताया है। प्लेटो के अनुसार बच्चों न्याय का जो अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य करना और अपने क्षेत्र में रहना, अर्थात जो है समाज में हर व्यक्ति को वह कार्य करना चाहिए जो उसके स्वभाव और योग्यता के अनुसार हो। जब हर कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है तब समाज में न्याय स्थापित होता है। ठीक है, यही सामाजिक जो कि न्याय है, इनकी परिभाषा इनके अनुसार। न्याय का बच्चों सामाजिक स्वरूप क्या है, तो प्लेटो ने बच्चों समाज के 3 वर्गों में इसको बच्चों इन्होंने विभाजित किया है। पहला है शासक वर्ग जो ज्ञान,
बुद्धि के आधार पर जो है शासन करते हैं। दूसरा हमने बच्चों रक्षक वर्ग बताया है, जो समाज की सुरक्षा जो कि करते हैं। तीसरा हमने बच्चों उत्पादन वर्ग बताया है, जो कृषि करते हैं, उत्पादन करते हैं, जो व्यापार करते हैं, इसको उन्होंने बताया है। तो न्याय बच्चों तब होता है जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और किसी का कार्य दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना है। मतलब जो तीनों वर्ग हैं अपना जो सुचारू रूप से कार्य करते हैं और एक वर्ग दूसरे पर हावी नहीं होता है, दूसरे कार्य में जो बाधा नहीं डालता है, इसी को जो हम न्याय कहा जाता है इनके अनुसार। अब यहाँ से दो तलवारों के सिद्धांत से क्या आशय है इसको भी समझ लीजिए। दो तलवारों का सिद्धांत बच्चों एक राजनीतिक धार्मिक सिद्धांत है जो मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज के संबंध को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक तलवार बच्चों धार्मिक सत्ता है, मतलब चर्च की है, जो आध्यात्मिक मामलों में जो अधिकार रखती है। दूसरी बच्चों तलवार जो सांसारिक जो सत्ता है, जो राज्य की है, जो राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में जो अधिकार रखती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का आशय बच्चों यह है कि धार्मिक और राजनीतिक शक्तियां बच्चों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का अस्तित्व और प्रभाव समाज में समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों जो है तलवारें एक दूसरे के अधिकारों का जो है सम्मान करें, संतुलन बनाए रखें। यह जो है सिद्धांत ये भी दर्शाता है कि धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों के बीच संघर्ष हो सकता है, लेकिन उन्हें सह अस्तित्व में रहना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। सुकरात का बच्चों एक कथन है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसका बच्चों अर्थ आपको बताना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सुकरात का बच्चों एक कथन बताता है कि ज्ञान केवल तथ्यों या सूचनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वह गुणों नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ा होता है। सद्गुण का मतलब होता है बच्चों अच्छे गुण या नैतिक मूल्य, जैसे कि ईमानदारी, धैर्य, न्यायप्रियता आदि। सुकरात के अनुसार बच्चों सच्चा ज्ञान तभी होता है जब वह व्यक्ति के चरित्र और आचरण में अच्छे गुणों के रूप में प्रकट हो। इसीलिए ज्ञान और जो है गुण एक दूसरे के पूरक, इन्होंने ऐसा बताया है। अब बच्चों पुनर्जागरण क्या है, इसके कारण क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। पुनर्जागरण का बच्चों अर्थ होता है जो है फिर से जागना, फिर जो है पुनर्जागरण या फिर नवजागरण। देखो पुनर्जागरण पूछे एग्जाम में क्वेश्चन, फिर नवजागरण पूछे, दोनों का भैया मतलब वही है, यही परिभाषा आपको चिपका के रहना है। ठीक है, तो पुनर्जागरण का बच्चों अर्थ होता है पुनः जागना, फिर जो है फिर से जागना। तो यह बच्चों एक जो है सांस्कृतिक, शैक्षिक और कलात्मक आंदोलन था जो 14वीं से लेकर जो है 17वीं शताब्दी के बीच में जो है यूरोप में हुआ। इस काल में बच्चों प्राचीन ग्रीक रोमन सभ्यता की जो कला थी, विज्ञान था, जो साहित्य था, जो दर्शन था, इसको पुनः जो है खोजा गया और उसका जो है अध्ययन किया गया। पुनर्जागरण में मध्यकालीन अंधकार से निकलकर मानवता के ज्ञान कला के जो है नए युग की शुरुआत जो है इसमें हुई थी। ठीक है, अब इसके बच्चों कारण क्या थे। देखो पुनर्जागरण का मतलब ये होता है बच्चों कि व्यक्ति जो अंधविश्वासों में जी रहा है, जो पुराने रिवाज जो कि परंपराओं में जी रहा है, तो उसमें जब कोई वैज्ञानिक सोच आता है, जब जन्म लेती है, ठीक है, तो उसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। अब यहाँ से इसके कारण क्या है बच्चों, तो प्राचीन ज्ञान की जो है पुनः खोज। तो मध्यकाल के बाद यूरोप में प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य, कला, विज्ञान की जो है पुस्तकों का पुनः अन्वेषण हुआ। इससे ज्ञान का नया जो है सागर खुला। फिर के व्यापार और जो है वाणिज्य का विकास। तो पुनर्जागरण काल में बच्चों व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ, जिससे धन संसाधन बढ़े और इससे जो है कला शिक्षा को प्रोत्साहन भी जो कि मिला। फिर के शहरीकरण, तो शहरों का बच्चों विकास हुआ और वहाँ जो है शिक्षा, कला, संस्कृति के केंद्र बने। इससे जो है नए विचारों का प्रसार भी हुआ। फिर की प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, तो जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे पुस्तकों का उत्पादन बढ़ा और ज्ञान जो कि अधिक लोगों तक पहुंचा। फिर कि धार्मिक सुधार, जैसे कि कैथोलिक चर्च की आलोचना की गई और धार्मिक सुधार आंदोलन ने स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दिया। फिर के मानवतावाद, तो मानव के महत्व की या फिर मानव के महत्व को समझने, उनकी क्षमता को बढ़ाने वाला विचारधारा पुनर्जागरण का आधार जो कि बनी। फिर की राजनीतिक स्थिरता, तो कुछ जो है यूरोपीय देशों में राजनीतिक स्थिरता में कला शिक्षा को बढ़ावा भी दिया गया। तो इस प्रकार बच्चों पुनर्जागरण एक ऐसा युग था जिसने रोम में ज्ञान, कला, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया था। अब बच्चों मानव का स्वभाव क्या है, मैकियावेली के अनुसार ये भी समझ लीजिए। तो मैकियावेली ने अपनी इनकी एक पुस्तक बच्चों द प्रिंस, इसमें बच्चों इन्होंने मानव स्वभाव का एक बहुत ही निराशावादी यथार्थवादी चित्रण इन्होंने किया है। उनके विचार बच्चों किसी नैतिक धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित न होकर के उस समय की इतालवी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के व्यवहारिक अनुभव पर आधारित थे। मैकियावेली के मानव जो स्वभाव की जो मुख्य विशेषता है, जिसको समझ लीजिए। पहली इसकी विशेषता है मानव स्वभाव
से स्वार्थी और जो अनैतिक है। तो मैकियावेली का मानना है कि मनुष्य जो कि जन्म से ही स्वार्थी है, लालची है, धोखेबाज है और कायर है। तो मनुष्य केवल अपने हितों और व्यक्तिगत लाभ के बारे में ही सोचता है और उसमें जो है अच्छाई, नैतिकता स्वाभाविक रूप से नहीं होता है, ऐसा इनका मानना है। फिर कि धन और जो संपत्ति का अत्यधिक लालच। तो मैकियावेली ने मनुष्य के भौतिकवादी और लालची स्वभाव को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक में एक बहुत ही प्रसिद्ध इन्होंने कथन जो कि लिखा है कि एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो भूल सकता है, लेकिन अपने पैतृक संपत्ति को छीनने वाले को कभी नहीं भूल सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनके अनुसार बच्चों, लोग अपनी संपत्ति, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और राजा को कभी भी नागरिक की संपत्ति पर हाथ नहीं डालना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब बच्चों यहाँ से जॉन ऑस्टिन के कानून संबंधी जो विचार है इसको बताना है। फिर कि जॉन लॉक के सामाजिक अनुबंध जो सिद्धांत है। फिर कि मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद क्या है और मैरी ऑर्नस्टोनक्राफ्ट के स्त्री अधिकारों के जो विचार हैं, जो अधिकार हैं, इसको आपको रण करना है। तो जॉन ऑस्टिन का सबसे पहले कानून संबंधी समझ लीजिए। तो जॉन ऑस्टिन के कानून संबंधी विचारों को कानून का आदेशात्मक सिद्धांत या जो है विश्लेषणात्मक जो कि प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। ऑस्टिन को बच्चों अंग्रेजी न्यायशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने बच्चों अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है बच्चों जिसका नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, इसमें जो है उन्होंने कानून की व्याख्या जो कि स्पष्ट रूप से की है। तो ऑस्टिन के अनुसार बच्चों, कानून संप्रभु का आदेश है जिसका पालन न करने पर दंड की व्यवस्था होती है, इसी को कानून इन्होंने कहा है। उन्होंने बच्चों कानून को नैतिकता, धर्म, न्याय के जो है पारंपरिक अवधारणा से अलग करके एक निश्चित व्यवहारवादी रूप इसको जो है इन्होंने दिया है। तो इनके कानून के हम मुख्य तत्वों की बात करें तो इनके कानून को हम मुख्य 3 तत्वों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है संप्रभु। तो कानून का बच्चों निर्माण हमेशा समाज में राजनीतिक रूप में सर्वोच्च सत्ता संप्रभु द्वारा किया जाता है और संप्रभु व बच्चों निश्चित मानव या संस्था है जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से करता है, लेकिन वह खुद किसी अन्य के आदेशों का पालन का आदि जो कि नहीं होता है। फिर है कि आदेश। तो कानून बच्चों कोई अनुरोध, सलाह या इच्छा नहीं है, बल्कि संप्रभु के द्वारा दिया गया आदेश है जो अनिवार्य होता है। यह आदेश बच्चों राजनीतिक रूप से उच्च स्तर के शक्ति और जो है निम्न स्तर के व्यक्तियों के को जो है दिया जाता है। फिर है कि दंड। तो कानून के पीछे बच्चों राज्य की बाध्यकारी शक्ति जो कि दंड का भय होता है। यदि कोई नागरिक इस कानून या फिर आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे संप्रभु द्वारा दंडित किया जाता है। ऑस्टिन का मानना है कि बिना दंड के भय के कानून केवल एक खोखली जो कि सलाह बनकर ही रह जाएगा। इनका मानना बच्चों यदि दंड की व्यवस्था ना हो कानून में तो व्यक्ति अपराध करता जाएगा। फिर यहाँ से बच्चों जॉन लॉक का सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है इसको समझ लीजिए जल्दी से। तो जॉन लॉक बच्चों की जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने सामाजिक समझौता मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को विकसित किया और उनका बच्चों यह सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के हम समरी की बात करें तो प्राकृतिक अवस्था। तो लॉक के अनुसार बच्चों, जो जॉन लॉक थे इनके अनुसार प्रारंभ में मनुष्य बच्चों प्राकृतिक अवस्था में रहते थे जहाँ सभी को समान स्वतंत्रता थी, अधिकार प्राप्त थे। इस अवस्था में बच्चों मनुष्य तो स्वतंत्र थे लेकिन उनके अधिकारों की सुरक्षा का कोई निश्चित साधन नहीं था। फिर कि प्राकृतिक अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति के जन्मजात अधिकार होते थे, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये बच्चों अधिकार प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय हैं। फिर कि समझौता। तो प्राकृतिक अवस्था में बच्चों असुरक्षा और विवादों को रोकने के लिए, मतलब जब सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है तो प्राकृतिक अवस्था में जो असुरक्षा है, जो विवाद है, उनको रोकने के लिए मनुष्य एक सामाजिक समझौता करते हैं और अपने कुछ स्वतंत्रताओं को त्याग कर एक सरकार या जो राज्य की स्थापना करते हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा करे। इसी को हम जो कि सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। फिर कि सरकार का उद्देश्य। तो सरकार का बच्चों मुख्य उद्देश्य नागरिक के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना है। यदि सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जनता को सरकार को बदलने या हटाने का अधिकार होता है। फिर कि लोकतंत्र की नींव। तो लॉक का बच्चों सिद्धांत लोकतंत्र संवैधानिक सरकार की नींव माना जाता है जहां सरकार जनता की सहमति से चलती है। तो संक्षेप में हम कहें
तो जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि मनुष्य अपनी सुरक्षा अधिकारों की रक्षा के लिए एक समझौता करते हैं, जिसके तहत वे एक सरकार बनाते हैं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करे। यदि सरकार का दायित्व विफल होता है तो जनता उसको जो है उसमें बदलाव कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद क्या है इसको समझ लीजिए। तो कार्ल मार्क्स का बच्चों वैज्ञानिक समाजवाद वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सिद्धांत है जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा 19वीं सदी के मध्य विकसित किया गया था। इसे बच्चों वैज्ञानिक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बच्चों कल्पनाओं पर आधारित न होकर के इतिहास, अर्थव्यवस्था, समाज के विकास के वास्तविक और वैज्ञानिक नियम पर आधारित था। फिर बच्चों यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि मैरी ऑर्नस्टोन क्राफ्ट के जो स्त्री अधिकार हैं उसका आपको वर्णन करना है। तो इनके द्वारा बच्चों 1792 में एक पुस्तक लिखी गई, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वोमेन। ठीक है। इसमें बच्चों नारीवादी दर्शन के इतिहास में एक जो कि मील का पत्थर है पुस्तक साबित हुई। उन्होंने बच्चों महिलाओं के अधिकारों, समानता के लिए जो महत्वपूर्ण जो कि अपने तर्क इन्होंने दिए। पहला बच्चों उन्होंने तर्क दिया है कि समान बौद्धिक क्षमता। तो उन्होंने बच्चों बताया कि महिलाएं जो कि पुरुषों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कमतर नहीं हैं। ठीक है। उन्हें जो है केवल शिक्षा न मिलने के कारण जो है कमजोर बनाया जाता है। मतलब जो इनका कहना है कि स्त्री जो कि पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन जो है उनको शिक्षा न देकर जो है उनको जो कि कमजोर बनाया जाता है, इनका ही मानना है। फिर कि तर्क संगत शिक्षा की मांग। तो महिलाओं को केवल बच्चों आकर्षण बनाने की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें बच्चों पुरुषों की तरह तर्क, विज्ञान, विचार करने की शिक्षा भी जो है उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद है आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता। तो महिलाओं को जो है विवाह पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उन्हें बच्चों डॉक्टर, व्यवसायी, नर्स बनने का अधिकार भी मिलना चाहिए ताकि वे कमा सकें। उसके बाद है अगला बिंदु उन्होंने बचाया है आदर्श जो कि मातृत्व। तो शिक्षित बच्चों महिलाएं वे बेहतर माँ बन सकती हैं जो अपने बच्चों को अच्छे नागरिक, समझदार इंसान के रूप में जो है पाल सकती है। फिर है कि सद्गुणों की समानता। तो नैतिकता और जो है सद्गुण लिंग के आधार पर अलग नहीं होते हैं। जो नैतिक नियम पुरुषों पर लागू होते हैं वही महिलाओं पर भी लागू होने चाहिए। फिर कि विवाह एक जो कि साझेदारी। तो विवाह को दो असमान लोगों का बंधन नहीं बल्कि दो समान और समझदार मित्रों के बीच की समझदारी जो कि होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। फिर कि राजनीतिक जो कि प्रतिनिधित्व। तो उन्होंने बच्चों संकेत दिया कि महिलाओं को जो है सरकार में और कानून बनाने की प्रक्रिया में अपनी बात रखने का अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका सी आ चुका है। इसमें 4 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है अरस्तु के आदर्श राज्य की आपको विस्तार से व्याख्या करना है। रूसो की समान इच्छा और मिल के स्वतंत्रता विषयक जो विचार हैं, हेगल के द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत हैं, इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले बच्चों जो आदर्श राज्य है अरस्तु का, इसको समझ लीजिए। इनका बच्चों आदर्श जो राज्य है एक व्यवहारिक और नैतिक संगठन है जिसका अंतिम लक्ष्य नागरिकों को उत्तम और जो सुखी जीवन प्रदान करना है। इनकी बच्चों पुस्तक है पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने बच्चों ऐसे नगर या फिर राज्य की कल्पना की है जो काल्पनिक ना होकर के पूरी तरह व्यवहारिक धरातल पर आधारित हो। प्रसिद्ध बच्चों राजनीतिक विचारक साइबन के अनुसार अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और इसका कारण बच्चों यह है कि जहां प्लेटो ने पूर्णतया काल्पनिक दार्शनिक राजा के शासन पर बल दिया है, वही अरस्तु ने व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते हुए कानून के शासन को सर्वोपरि जो कि माना है। तो अरस्तु के अनुसार बच्चों आदर्श राज्य की विशेषता की बात करें तो उत्तम जीवन का लक्ष्य। तो राज्य का बच्चों अस्तित्व केवल जीवन जीने, सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर, सुखी और सदाचारी जीवन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। फिर है कानून के जो है सर्वोच्चता। तो आदर्श राज्य में कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो तो सर्वोच्च नहीं होता है बल्कि कानून सर्वोच्च होता है। और कानून वासना रहित विवेक है, इसलिए इसका शासन ही सबसे सुरक्षित है। फिर के स्वर्णिम जो है मध्यम मार्ग। तो शासन व्यवस्था के संचालन में अरस्तु जो है अतिवाद से बचते हैं और एक मिश्रित शासन जो कि प्रणाली का समर्थन करते हैं जिसे वे पॉलिटी कहते हैं, जहां मध्यम वर्ग की जो है प्रधानता होती है। फिर की जनसंख्या का मध्यम आकार। तो अरस्तु जी ने जनसंख्या पर भी अपने विचार दिए हैं। तो अरस्तु राज्य की कोई निश्चित जनसंख्या तय नहीं करते हैं, जैसे कि प्लेटो जो कि ने बताया है कि 5040 इन्होंने जो जनसंख्या तय की है एक राज्य की, आदर्श राज्य की।
लेकिन अरस्तु ने ऐसा कुछ भी नहीं माना है। उनका मानना था कि जनसंख्या जितनी अधिक ना हो, इनका मानना है कि जनसंख्या इतनी अधिक ना हो कि शासन संभालना जो है मुश्किल हो जाए। केवल इन्होंने ये कहा है कि जनसंख्या इतनी भी अधिक ना हो जाए कि शासन चलाने में कोई दिक्कत हो, और इसकी जो है इतनी कमी भी ना हो कि राज्य जो है आत्मनिर्भर न बन सके, ऐसा भी इन्होंने कहा है। फिर कि भौगोलिक स्थिति और जो है क्षेत्र, तो राज्य का बच्चों क्षेत्र भी मध्यम होना चाहिए, जहाँ समुद्र स्थल दोनों से जो है जुड़ा होना चाहिए, ताकि व्यापार सुरक्षा सुलभ हो, लेकिन जो है बाहरी दुश्मनों से बचाव के लिए इसकी सीमाएं भी सुरक्षित होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। अब बच्चों रूसों के समान जो इच्छा सिद्धांत है इसको भी समझ लीजिए। तो रूसों का बच्चों जो समान इच्छा जो सिद्धांत है, ये कहता है कि समाज की भलाई के लिए जो इच्छा या इच्छा शक्ति होती है वही समान इच्छा कहलाती है, इनका कहना है। ठीक है, यही समान इच्छा है इनके अनुसार। यह बच्चों व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होती है और समाज के सभी सदस्यों के सामूहिक हितों को दर्शाती है। समान इच्छा का उद्देश्य समाज के सभी लोगों के लिए समान न्याय स्वतंत्रता सुनिश्चित जो कि करना होता है। यह सिद्धांत बच्चों बताता है कि सरकार का काम इस समान इच्छा को लागू करना होता है। फिर है जेस मिल के स्वतंत्रता विषयक विचारों को आपको जो है परीक्षण करना है। तो जेस मिल बच्चों एक प्रसिद्ध दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने बच्चों स्वतंत्रता के विषय में महत्वपूर्ण विचार जो कि उन्होंने प्रस्तुत किए। इनकी बच्चों एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी। इसमें बच्चों उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज के बीच संतुलन की चर्चा इन्होंने की है। तो मिल को स्वतंत्रता के मुख्य विचार की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। जेस मिल के अनुसार व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए, और जब तक कि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। फिर बच्चों उनका विचार अगला बताया इन्होंने हानि सिद्धांत। तो यह बच्चों उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक सीमित की जा सकती है जब तक वह दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, मतलब जो है इन्होंने ऐसा कहा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ तक सीमित है, ठीक है, उसको स्वतंत्रता है सभी प्रकार के, लेकिन किसी को जो है नुकसान न पहुंचाए तब तक है। फिर कि स्वतंत्रता और जो है समाज, फिर कि स्वतंत्रता और जो है समाज, तो मिल जो है मानते थे कि समाज को केवल तभी जो है हस्तक्षेप करना चाहिए जब किसी की स्वतंत्रता दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करती हो। फिर कि स्वतंत्रता का सामाजिक और जो है जो कि व्यक्तिगत विकास में योगदान, तो मिल के अनुसार बच्चों स्वतंत्रता से व्यक्ति की प्रतिभा क्षमता का विकास होता है जो समाज के लिए लाभकारी है। तो निष्कर्ष में हम कहें तो जेस मिल के स्वतंत्रता के विचार व्यक्तिगत अधिकारों सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनके हानि सिद्धांत ने स्वतंत्रता की सीमाओं को समझने में जो है मदद की है, हालांकि इसके कुछ पहलुओं पर विवाद आलोचना भी होती रही है। कुल मिलाकर मिल के विचार आज भी स्वतंत्रता अधिकारों के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब बच्चों द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है हेगल का, इसको भी समझ लीजिए। तो जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत विचारों जो है सृष्टि के विकास को समझने की एक तार्किक प्रक्रिया है। हेगल के अनुसार बच्चों दुनिया की कोई भी अवस्था या विचार एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि वह विरोधाभासों टकराव के माध्यम से विकसित होता है, ऐसा इनका मानना है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के बच्चों इन्होंने 3 चरण बताए हैं इसके। पहला वाद बताया है, यह बच्चों विकास की पहली अवस्था है, और यह बच्चों समाज या मन में पहले से मौजूद कोई सामान्य विचार व्यवस्था या फिर जो है दृष्टिकोण आपका होता है। फिर है प्रतिवाद, दूसरा इन्होंने बच्चों इसको बताया है प्रतिवाद, जिसको हम विरोधी विचार कहते हैं। तो समय के साथ बच्चों पहले विचार मतलब वाद की कमियां जो है सामने आती हैं, और उसका जो है एक विरोधी विचार या जो है विपरीत अवस्था जो व्यवस्था होती है पैदा होती है। इन दोनों में जो है आपस में टकराव जो कि होता है। फिर है कि संवाद, तो वाद और जो प्रतिवाद के आपसी संघर्ष में एक नया जो कि श्रेष्ठ और उच्च स्तर का विचार निकल कर आता है, जिसे हम संवाद कहते हैं। इस संवाद में पुराने दोनों विचारों के अच्छे गुण सम्मिलित होते हैं, भी शामिल होते हैं। अतः हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझे बच्चों इनके द्वंद्वात्मक सिद्धांत को। तो जैसे कि गेहूं के दाने का उदाहरण, तो हीगल ने इसे जो समझने के लिए गेहूं के दाने का उदाहरण दिया है। जैसे कि गेहूं का मूल दाना ये क्या है, एक वाद है, और जब उसे जो है मिट्टी में बोया जाता है तो दाना नष्ट हो जाता है और अंकुर निकलता है। यह जो है नष्ट होना बच्चों प्रतिवाद है। ठीक है, जब उसमें पेड़ निकल आता है, जब अंकुर निकल आता है। फिर इसके बाद बच्चों जो कि पौधा बच्चों बड़ा होकर के कई नए दाने पैदा करता है, तो ये क्या है, संवाद कहलाता है। तो राज्य का बच्चों विकास जो कि प्रारंभ में
मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र था, मतलब वाद था, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण समाज में टकराव हुए, अव्यवस्था पैदा हुई जिसको हम प्रतिवाद कहते हैं। और इस टकराव को दूर करने के लिए कानून बने, राज्य की जो है स्थापना हुई, जो संवाद कहलाया। ठीक है, तो इसी तरह आपको इसको लिखना है। फिर है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसकी आपको व्याख्या करना क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह समाज और जो है दूसरों के सहयोग के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की उसकी हर जरूरतें, जैसे कि भोजन की, सुरक्षा की, शिक्षा की, भावनात्मक जुड़ाव की, समाज में रहकर ही पूरी होती है। तो महान यूनानी दार्शनिक जो कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति समाज के बिना रहता है वह या तो देवता है या फिर जो है पशु है। ठीक है, ये बच्चों जो कि अरस्तु का ही स्टेटमेंट है। फिर यहाँ से बच्चों प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है। इनका बच्चों जो शिक्षा सिद्धांत है, न्याय, प्राप्ति और जो है एक आदर्श राज्य के निर्माण का एक मिला जुला कर एक सशक्त जो कि माध्यम है। और इसका उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास, नैतिक चरित्र का निर्माण और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना जो कि इस सिद्धांत का लक्ष्य है। अब यहाँ से बच्चों अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण, एक्विनेस के कानून संबंधी विचार, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इसकी जो कि व्याख्या करना है। समाज संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, लास्की के विचार। फिर है कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत एग्जाम में बनेगा। रोजा लक्समबर्ग के सुधार क्रांति संबंधी विवेचना आपको करना है विचारों की। हन्ना आरेंट के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आपको व्याख्या करना है। तो अरस्तु के बच्चों संविधान और सरकारों को वर्गीकरण समझ लीजिए। तो उनके बच्चों राजनीतिक दर्शन का जो कि बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और राजनीतिक विज्ञान के जनक के माने जाने वाले अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में इसका वर्गीकरण जो कि किया है। इन्होंने बच्चों 158 देशों का जो है संविधान है उसका उन्होंने वर्णन किया है और ये देखा कि कौन सा संविधान सबसे अच्छा है। ठीक है, और उसकी तुलना की है। तो अरस्तु के अनुसार बच्चों राज्य, सरकार और संविधान में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, इसलिए संविधान का वर्गीकरण ही वास्तव में राज्य और सरकारों का वर्गीकरण है। वर्गीकरण के बच्चों उन्होंने दो आधार बताए हैं। पहला है संख्यात्मक आधार। ठीक है, तो शासन की शक्ति बच्चों कितने जो कि व्यक्तियों के हाथों में है, एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्ति के, भी अनेक व्यक्ति के। फिर की गुणात्मक या उद्देश्य का आधार। तो शासन का उद्देश्य क्या है, क्या शासन पूरी जनता के समान हित के लिए काम कर रहा है या केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहा था, इसके दो आधार ने बताए। फिर कि संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार क्या हैं समझ लीजिए। तो इन्होंने बच्चों संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार मुख्यतः उनके प्राकृतिक कानून के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने बच्चों कानून के चार जो कि प्रकार उन्होंने बताए हैं इसके। पहला बच्चों उन्होंने प्रकार इसका बताया है दैवीय कानून। तो बच्चों ईश्वरीय आदेश जो मनुष्य के उद्धार के लिए आवश्यक है। दूसरा बच्चों प्राकृतिक कानून बताया है, तो मनुष्य के जो कि स्वाभाविक बुद्धि द्वारा समझा जाने वाला नैतिक नियम है, यह सभी मनुष्य के लिए सार्वभौमिक है। फिर एक मानव निर्मित कानून, तो समाज के लिए बनाए गए नियमों जो प्राकृतिक कानून के अनुरूप होने चाहिए। उसके बाद शाश्वत कानून, तो ईश्वर की संपूर्ण योजना और जो है ये व्यवस्था। तो संत थॉमस एक्विनास के अनुसार मानव निर्मित कानून तभी न्याय संगत होता है जब आप प्राकृतिक कानून के अनुरूप हो, उसी के अनुकूल हो। और यदि जो है मानव कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध हो तो वह कानून न्याय संगत नहीं माना जाएगा। और उनका यह विचार कानून के नैतिक आधार को स्थापित करता है। फिर बच्चों लास्ट में क्वेश्चन है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो बच्चों ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक जो कि टी.एच. ग्रीन का ये कथन है, इसका बच्चों अर्थ है कि राज्य की वैधता बंदूक, पुलिस, सेना के बल से नहीं बल्कि नागरिकों की स्वेच्छा और सहमति से जो है तय होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर बच्चों समाज बच्चों संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये बच्चों जो कथन है लास्की जी का है, जो उनकी बहुलवादी विचारधारा का मूल आधार है। लास्की का मानना था कि समाज में केवल एक ही संप्रभु नहीं होता है बल्कि कई समुदाय, संघ, संस्थाएं जैसे कि ट्रेड यूनियन, चर्च और जो है सांस्कृतिक संगठन भी होते हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है कथन के बारे में। फिर यहाँ से बच्चों मार्क्स जी का वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास बच्चों वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। समाज में बच्चों दो वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीपति वर्ग होता है
जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, मालिक होता है। दूसरा बच्चों मजदूर वर्ग होता है, जो अपनी श्रम शक्ति जो कि बेचते हैं। ये बच्चों दोनों वर्ग एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग बच्चों अपने लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करता है, और वर्ग संघर्ष समाज में परिवर्तन का जो कि मुख्य कारण है, जो अंततः समाज को एक नए जो कि सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इतनी बच्चों हमारी क्लास थी, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने इसकी 1 शॉट की क्लास कराई है, उसको आपको देख के जाना है। इन्हीं दोनों क्लासों से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।